कैसे हो बच्चों। 10th क्लास का विज्ञान का 7वां लेसन चल रहा है। लेसन का नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। जिसमें से बच्चों पीछे जो हमने 4 एपिसोड किए हैं उनमें हमने परमाणु सिद्धांत कर लिया था कंप्लीट, और अब रह गया था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती वर्गीकरण में भी हमने 2 सिद्धांत कर लिए थे, डॉबेराइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम। आज हम पढ़ रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मतलब मेंडलीव ने भी तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया और सबसे बढ़िया प्रयास किया। अब तक जितने प्रयास हुए थे तत्वों को अलग अलग वर्गों में बांटने के, उनमें सबसे बढ़िया किया था मेंडलीव ने। ठीक है, क्या किया, कई जगह मेंडलीव भी लिखा होता है। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या किया कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई ना तब 56 तत्व ज्ञात थे। क्या थे? 56 तत्व ज्ञात थे। इसने बड़ा आसान सा काम किया। मेंडलीव ने क्या किया कि इसने 56 कार्ड ले लिए। कार्ड जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, वैसे कार्ड ले लिए और एक तत्व लिया, उसका भार लिख लिया। जैसे मान लो उसका भार था 7 और उसके जो गुण थे वो इस पत्ते पर लिख लिए कि ये ऐसा है, ज्वलनशील है, इससे अभिक्रिया करता है, इससे नहीं करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये बनाता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करके ये बनाता है, वो सारे गुण लिख लिए इसके। ठीक है, इसी तरीके से सारे के सारे 56 के 56 तत्वों के इसने जो है वो भार लिख लिए और उनके गुण लिख लिए। इस तरीके से 56 के 56 तत्वों के इन्होंने कार्ड बना लिए। फिर इसने क्या किया कि इन कार्डों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जैसे 7 रख दिया, फिर 12 रख दिया, इसके बाद 14 भार वाला आ गया, फिर 16 भार वाला आ गया। इस तरीके से परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख दिया। फिर इस तरीके से जब वो रख रहा था ना तो उसने देखा कि जो 23 नंबर वाला, 23 परमाणु भार वाला जो परमाणु था ना, उसके गुण इस 7 वाले के समान थे। तो 23 वाले को 7 वाले के क्या कर दिया? नीचे रख दिया। इसी तरीके से जो 14 वाला, जो 12 वाला था उसके नीचे कि 28 वाला इसके समान गुणों वाला था, उसको रख लिया। ठीक है, और यहां पर 14 के, जिसका परमाणु भार 14 था, उसके नीचे 31 भार वाला 14 वाले के समान गुण रख रहा था, तो 14 वाले के नीचे रख दिया 31 वाला। इसी तरीके से जिसका परमाणु भार 32 था ना, जिस कार्ड पर 32 लिखा हुआ था, उसके गुण देखे तो वो 16 वाले के गुणों के समान थे, इसलिए उसने क्या कर दिया? 16 वाले के नीचे 32 वाला रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा तो उन्होंने देखा कि कुछ तत्व थोड़ी देर बाद पहले वाले तत्वों के गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहीं से इन्होंने नियम दे दिया जिसको मेंडलीव का आवर्त नियम भी कहते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो मेंडलीव ने जो काम किया वो क्या किया है कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। किसके भार? किसके? ये 7, 12, 14, ये क्या? परमाणु भार है। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, और जब ऐसे रखा तो कुछ तत्व पर अपने गुणों में क्या प्रदर्शित कर रहे थे? आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब दोबारा वैसे ही गुणों वाले तत्व आ रहे थे। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या हो गया कि तत्वों के गुणधर्म कौन से हो सकते हैं? भौतिक गुण भी हो सकते हैं, रासायनिक गुणधर्म भी हो सकते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेंडलीव का आवर्त नियम था। आपके पास 10वीं के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, तो आप कहोगे तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान रखना, यहां पर परमाणु क्रमांक नहीं लिखना। क्या लिखना है? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जैसे जैसे परमाणु भार बदलता है वैसे वैसे इनके गुणों में बदलते जाते हैं, और कुछ देर बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है, दोबारा वैसे ही गुणों वाले तत्व आ जाते हैं।
ठीक है। तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीव का आवर्त नियम था। और ये बढ़ाया कैसे, उसने कार्ड बना करके किया ये काम। अब देखो बच्चों, फिर क्या हुआ कि ये तो इसका आवर्त नियम हो गया। अब आपसे प्रश्न आ जाए कि मेंडलीव का आवर्त नियम लिखो, तो आप लिख दोगे। आपसे पूछा जाए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर निर्भर थी, किस गुणधर्म पर निर्भर थी, तो आप कहोगे परमाणु भार पर निर्भर थी। किस पर बच्चों, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक नहीं लिखना। फिर देखो कि इन्होंने तत्वों के कुछ इस तरीके से इसे आवर्त सारणी जो बनाई, आवर्त सारणी मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो कैसी थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी इस तरीके से थी कि इन्होंने समान गुणों वाले तत्वों की इस ऊर्ध्वाधर पंक्तियां बनाई। ऐसे, ये ऊर्ध्वाधर पंक्ति है, ऐसे खड़ी जो पंक्ति इसको ऊर्ध्वाधर पंक्ति कहते हैं, ऐसे, ठीक है। इसको कौन सी पंक्ति कहते हैं, ऊर्ध्वाधर पंक्ति, ठीक है। समान गुणों वाले तत्वों की ऊर्ध्वाधर पंक्ति बनाई, जिसे इन्होंने क्या कहा, जिसे कहा वर्ग। क्या कहा बच्चों, वर्ग। ऐसे जो पंक्तियां बनेगी उनको मेंडलीव ने क्या कहा, वर्ग कहा। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसे कितने वर्ग थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग थे 8, ठीक है। कैसे थे 8, जो फर्स्ट था वो 2 भागों में बटा हुआ था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। इसी तरीके से सेकंड भी 2 में, कौन कौन से, सेकंड ए और सेकंड बी। इसी तरीके से थर्ड भी 2 भाग में था, थर्ड ए और थर्ड बी। फिर चौथा जो है वो भी 2 भाग में बटा हुआ था, ए और बी। पांचवा फिर ए और बी। छठा फिर ए और बी। सातवां, आगे चलते जाएंगे अपने, सातवां 2 भागों में बटा हुआ था, ए और बी। लेकिन जो 8वां वर्ग था ना, वो 3 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से, एक ए, बी और सी, ठीक है। तो आपने देखा कि जो मेंडलीव ने तत्वों के ऊर्ध्वाधर जो खड़ी पंक्ति बनाई, समान तत्वों वाले, समान गुणधर्मों वाले तत्वों की ऊर्ध्वाधर पंक्ति बनाई, उसे क्या कहा गया बच्चों, वर्ग कहा गया। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से 7 तक तो 2 भागों में बटे हुए थे, ए बी में बटे हुए थे। लेकिन 8वां जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। बोलो ये बात समझ में आ गई नहीं? ठीक है। तो ये थी आवर्त। अब इसी तरीके से इन्होंने तत्वों की, ये तो वर्ग समझ में आया हमारे को, वर्ग की कहानी क्या है। इसी तरीके से आवर्त की कहानी क्या है बच्चों, कि इन्होंने तत्वों की इस तरीके से 36 पंक्तियां बनाई, 36 पंक्तियां ऐसे, ठीक है, लेटी हुई, ये 36 पंक्तियां हैं। ये जो 36 पंक्तियां हैं, ये क्या है, 36 पंक्ति, तत्वों की 36 पंक्ति है। 36 पंक्ति को क्या कहा गया, आवर्त। क्या कहा गया बच्चों, आवर्त। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, 6 आवर्त थे, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे जो खड़ी पंक्ति थी उसको तो क्या कहा गया, वर्ग। और जो ऐसे 36 पंक्ति थी, ऐसे लेटी हुई पंक्ति जो थी तत्वों की, उसको क्या कहा गया बच्चों, आवर्त। वर्ग कितने थे, 8। आवर्त कितने थे, 6। अब एक विशेष बात मैं बता रहा हूं, गौर करो, ये इतनी बात तो सीख गया। अब एक स्पेशल पॉइंट बता रहा हूं बच्चों। क्या था कि जब तक मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी, तब तक अक्रिय गैसों के बारे में नहीं पता था, अक्रिय गैसों के बारे में नहीं पता था, ठीक है। अक्रिय गैसें कौन सी थी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये अक्रिय गैसें थी, इनके बारे में नहीं पता था, ठीक है। ये बाद में खोजेगी, जब बाद में खोजेगी तो इनको क्या किया गया, 8वें के बाद एक अलग से वर्ग बना दिया। 8वें वर्ग के बाद में एक अलग से वर्ग बना करके उस अलग वर्ग में जो है इन अक्रिय गैसों को रख दिया और उस वर्ग को क्या नाम दिया, शून्य वर्ग। क्या नाम दिया, शून्य वर्ग। तो ये बात आपको समझनी है बच्चों कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी तब तक आवर्त अक्रिय गैसें नहीं खोजी गई थी। जब ये खोजी गई तो इनको 8वें वर्ग के बाद अलग से एक 0 वर्ग बनाया, उस 0 वर्ग में इनको रख दिया अक्रिय गैसों को, नोबल गैसों को, जिनमें है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन। तो ये भाई आपने अब तक जो सीखा, क्या सीखा, एक तो मेंडलीव का आवर्त नियम सीख लिया,
और फिर आपने सीख लिया कि इसकी आवर्त सारणी थी कैसे। ऐसे पंक्तियां थी जिनको वर्ग कहा गया, ऐसे पंक्तियां थी जिनको आवर्त कहा गया। वर्ग 8 थे, 1 से 7 2 भागों में बटे हुए थे, 8वां 3 भागों में बटा हुआ था। 36 पंक्तियां आवर्त थी। आवर्त कितने थे? 6 थे। और जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी तब तक अक्रिय गेंद से नहीं खोजी गई थी, और जब अक्रिय गेंद से खोजी गई तो उनको अलग से अपने वर्ग में रख दिया। उस वर्ग का नाम दे दिया शून्य वर्ग। चलो बच्चों, अब इसके जो अपने पास मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसके गुणधर्म क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, गुणधर्म की जगह आपने लिखो कि विशेषताएं। विशेषताएं, ठीक है, आप अच्छे से सीखना बच्चों कि क्या विशेषताएं थी। पहली बात कि सबसे इन्होंने व्यवस्थित वर्गीकरण, व्यवस्थित वर्गीकरण। ठीक है, तो आपके पास मेंडलीफ ही पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने तत्वों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया। समान तत्वों को, समान गुणों वाले तत्वों को तो क्या किया, एक साथ रखा, एक साथ रखा, और अलग अलग गुणों वाले तत्वों को क्या किया बच्चों, इसने अलग अलग रखा, अलग अलग रखा। तो ये दो काम किए कि सबसे पहले व्यवस्थित वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, मेंडलीफ ने। ठीक है, इसने समान गुणों वाले तत्वों को तो एक साथ रखा और जिन तत्वों के गुण अलग अलग थे उनको अलग अलग रखा। फिर इनकी दूसरी व्यवस्था क्या थी कि तत्वों के गुणों का अध्ययन, तत्वों के गुणों का अध्ययन। इसकी इनकी जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की वजह से तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन करना आसान हो गया। कैसे आसान हुआ बच्चों कि इन्होंने क्या किया, जैसे अपने पास इस तरीके से एक वर्ग था, उसके अंदर तत्व आ रहे थे, जैसे आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये जो तत्व थे इन सारों के गुण एक जैसे थे। इस वर्ग में अगर नाइट्रोजन का अध्ययन कर लिया जाए तो बाकी सारे तत्वों के गुण भी ऐसे ही होंगे जैसे नाइट्रोजन के होंगे, इसलिए इन सब का अध्ययन करने की जरूरत नहीं, इसका कर लो, बाकी सब ऐसे ही है। ठीक है, तो इस तरीके से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की वजह से तत्वों के गुणों का अध्ययन करना आसान हो गया। एक वर्ग में एक तत्व का अध्ययन कर लेते थे तो बाकी सबका अपने आप हो जाता था। तो ये तत्वों का गुणों का अध्ययन करना आसान हो गया। सबसे पहले व्यवस्थित वर्गीकरण जो है मेंडलीफ ने दिया। और अब आ जाओ नेक्स्ट, तीसरी विशेषता। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी कि मेंडलीफ ने ना, ये जबरदस्त बात है, गौर कर लेना, ये यहां से प्रश्न आएगा। अभी तक जो मैंने बातें बताई उनमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा कि नए तत्वों की भविष्यवाणी करती, नए तत्वों की भविष्यवाणी करती। भविष्यवाणी करते हैं ना बाबा जी, ठीक है, उसी तरीके से ये भी एक बाबा जी थे मेंडलीफ जी। इन्होंने नए तत्वों की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने क्या किया कि जब अपनी आवर्त सारणी बनाई ना तो वहां पर एक तत्व आया था बोरॉन, एक आया था एल्यूमिनियम, एक आया था सिलिकॉन। ठीक है, तो इनके नीचे जो है ना, बोरॉन के नीचे भी उन्होंने खाली जगह छोड़ दी। ठीक है, यहां पर कोई तत्व नहीं रखा, उसके बाद नीचे तत्व रखा, यहां पे खाली जगह छोड़ दी थी। एल्यूमिनियम के नीचे भी खाली जगह छोड़ दी थी और सिलिकॉन के नीचे भी खाली जगह छोड़ दी थी। और उन्होंने कहा था कि ये जो मैं खाली जगह छोड़ रहा हूं ना, यहाँ पे बाद में एक ऐसे तत्व खोजे जाएंगे जिनके गुणधर्म ये होंगे। उन्होंने गुण पहले ही बता दिए, यहाँ पर कोई तत्व आएगा जिसके गुण ऐसे ऐसे होंगे, ये भविष्यवाणी कर दी। इन खाली जगहों को नाम उसने क्या दिया, बोरॉन के नीचे वाली खाली जगह को कहा एका बोरॉन। क्या कहा बच्चों, एका बोरॉन, एका बोरॉन। ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे खाली जगह को क्या कहा गया, एका एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिकॉन के नीचे जो खाली जगह थी उसको कहा गया एका सिलिकॉन। यहां पे क्या है, ये जो खाली जगह छोड़ी है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बाद में ऐसे तत्व आएंगे जिनके गुण इस तरीके के होंगे। ऐसे नए तत्वों की भविष्यवाणी मेंडलीफ ने पहले ही कर दी और ये वास्तव में सच निकला। बाद में क्या हुआ, यहाँ पे तत्व खोजा गया जिस तत्व का नाम क्या था, स्कैंडियम। क्या था, स्कैंडियम।
ठीक है, एक का बोरोन की जगह कौन सा खोजा गया, स्कैंडियम, और एक का एल्यूमिनियम की जगह क्या खोजा गया, Ga, गैलियम। क्या खोजा गया बच्चों, गैलियम। और एक का सिलिकॉन की जगह भी तत्व खोजा गया, इसका नाम क्या रखा, इसका नाम था जर्मेनियम, Ge, जर्मेनियम। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे आपसे प्रश्न आएगा कि मेंडलीफ ने किन तत्वों की भविष्यवाणी की थी, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम की। बोरॉन के नीचे खाली जगह छोड़ी, उसका नाम क्या था, एक का बोरॉन। एल्यूमिनियम के नीचे एक का सिलिकॉन और एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। वो कहेंगे कि प्रश्न आपके पास आएगा कि एक का एल्यूमिनियम की जगह बाद में कौन सा तत्व खोजा गया, तो आपको गैलियम। एक का सिलिकॉन की जगह कौन सा तत्व खोजा गया, जर्मेनियम। एक का बोरॉन की जगह कौन सा तत्व खोजा गया, स्कैंडियम। तो इस तरीके के प्रश्न आपको आने चाहिए। तो ये तीसरी विशेषता थी। फिर इसकी कमियां क्या थी, कमियां, ये तो आपके पास क्या होगा कि जब 10वीं में एक बड़ा प्रश्न आया करेगा, जिसका जो प्रश्न होगा वो होगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण व दोष लिखो। तो गुण तो ये 3 हो गए जो मैंने अभी बताए कि व्यवस्थित वर्गीकरण, तत्वों का अध्ययन आसान हो गया, तीसरा जो है नए तत्वों की भविष्यवाणी। लेकिन अब क्या है कि इसके कुछ, इस आवर्त सारणी के कुछ दोष भी हैं। क्या दोष हैं? पहला दोष तो क्या है कि हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये जो है इसकी कमी थी बच्चों, कि हाइड्रोजन कहां रखा जाए ये अभी तक क्लियर नहीं है, ये आज भी कमी बनी हुई है। ठीक है, तो एक तो हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। दूसरा जो है कि इन्होंने समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया, समस्थानिकों को स्थान ना देना, ये इसका दोष है। कैसे समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया? समस्थानिक होते क्या है, ये देखो मैं एक नई चीज सिखा रहा हूं आपको। किसी भी परमाणु को प्रदर्शित कैसे किया जाता है कि ये, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिखा, इसका प्रतीक है, यहां मैं लिखता हूं इसका परमाणु क्रमांक। क्या लिखता हूं बच्चों? परमाणु क्रमांक। और यहां मैं लिखता हूं इसका परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक है, हाइड्रोजन के पैरों में यहां पर लिखा हुआ है क्या है, परमाणु क्रमांक, यहां पे सिर पे क्या लिखा हुआ है, परमाणु भार। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं समस्थानिक क्या होते हैं। अगर ये एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा हाइड्रोजन मैं बना रहा हूं हाइड्रोजन 1H2 जिसका नाम होता है ड्यूटेरियम, फिर मैंने हाइड्रोजन बनाया 1H3, ये तीसरा। अब क्या है कि इन तीनों के परमाणु क्रमांक तो क्या है, 1, 1 और 1, परमाणु क्रमांक तो क्या है, समान। लेकिन बच्चों अगर मैं इनके परमाणु भार देखूं तो ये देखो परमाणु भार कहां लिखा हुआ है, यहां पर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक की परिभाषा पता चली क्या, कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या हो, समान, लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अब समस्थानिकों को मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया, क्योंकि मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। अब परमाणु भार तो अकेले हाइड्रोजन के ही 3 तरीके के हैं, 1 वाला भी है, 2 वाला भी है, 3 वाला भी है। इसका मतलब अकेले हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कितनी बार रखना चाहिए था, 3 बार। क्यों? क्योंकि ये 3 अलग अलग तरीके के भार वाले हैं, लेकिन इन तीनों में से मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में एक ही तत्व को, एक ही हाइड्रोजन को रखा, बाकी हाइड्रोजन को नहीं रखा। तो इसका मतलब है कि बाकी जो समस्थानिक थे इनको आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया, उन्होंने एक को ही स्थान दिया। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी थी कि ये समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया, ये एक बड़ी कमी थी बच्चों। इसी से ही बाद में इस समस्या का समाधान होने से ही सारा समाधान होगा, नई जो आवर्त सारणी आएगी वो करेगी इसकी समस्या का हल। फिर तीसरा, इन्होंने क्या किया कि समान गुणों वाले तत्वों को तो क्या कर दिया, समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। कई जगह ऐसा हो गया, अलग अलग रख दिया, अलग अलग रख दिया। ठीक है, कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुण तो एक जैसे थे, उनको एक साथ रखना चाहिए था, लेकिन उनको क्या कर दिया, अलग अलग रख दिया। और कुछ जगह कैसे किया कि अलग अलग गुणों वाले तत्व थे, अलग अलग गुणों वाले तत्व थे, गुणों वाले
तत्वों को एक साथ रख दिया, एक साथ रख दिया। ऐसे सब जगह नहीं हुआ, लेकिन कुछ जगह ऐसा हुआ कि जैसे मान लो आपके पास मैग्नीज है Mn, ये धातु है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब क्या है, अधातु है। लेकिन इसने क्या किया, मेंडलीफ ने धातु को Mn को इन सब के साथ रख दिया, धातु को अधातुओं के साथ रख दिया, जबकि इन दोनों के गुण क्या है, अलग अलग है। इन सब के गुण अलग है, इसके गुण अलग है, लेकिन इसको जो है इन अधातुओं के साथ रख दिया। तो ये इसकी मेंडलीफ की जो है वो क्या थी, कमी। तो अभी तक मैंने 3 कमियां बता दी कि हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया, और समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया, और अलग अलग गुणों वालों को क्या कर दिया, एक साथ रख दिया, जैसे मैग्नीज को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रख दिया। तो ये जो है 3 कमियां थी। और लास्ट और अंतिम कमी बच्चों याद कर लें साथ के साथ, ठीक है। तो अंतिम कमी जो थी वो क्या थी, हमारे इस मेंडलीफ की आवर्त सारणी की चौथा दोष जो है वो ये है कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम, क्योंकि जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी वो क्या थी कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना था तत्वों को, परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन ना करना, ठीक है। ये भी इसका दोष था। क्या हुआ कि अपने पास ऐसा कई जगह हुआ, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कोबाल्ट है, निकल है। कोबाल्ट का भार होता है 58.93 और निकल का भार होता है 58.71, ठीक है। अब इन दोनों में से भारा कौन है, कोबाल्ट है 58.93 है, और निकल क्या है 58.71, ये हल्का है, ठीक है। तो मेंडलीफ का तो नियम था कि पहले हल्के को रखेंगे बाद में भारे को रखेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस भारे को तो पहले रख दिया और इस हल्के को क्या रखा, बाद में। हालांकि उन्होंने ऐसा किया क्यों, ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इस समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना था और इस निकल के गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना था, इसलिए ऐसा किया। लेकिन नियम तो बदल गया ना, नियम तो उसने ये कहा था कि तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना। बढ़ते क्रम का मतलब पहले हल्का फिर भारी फिर भारी, लेकिन यहां पर पहले भारी रख दिया और बाद में हल्का तत्व रख दिया। तो ये जो है इस मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष थे। तो आज आपने सीखा मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ठीक है बच्चों। आपसे प्रश्न आएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, किस गुणधर्म पर आधारित है, तो आप कहोगे परमाणु भार पर आधारित है, ठीक है। फिर अभी तक इसके अंदर जो मेन प्रश्न जो है वो यही है, मेंडलीफ ने किन तत्वों की भविष्यवाणी की थी, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। स्कैंडियम कहाँ आया था, एका बोरॉन की जगह। गैलियम कहाँ आया था, एका जो अपने पास है एल्यूमिनियम की जगह। और जो जर्मेनियम आया वो कहां पर आया, एका सिलिकॉन की जगह। ये जो है इसकी विशेषताएं थी। और दोष क्या थे, दोष ये थे कि ये हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया, समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाया, और जो है कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया और अलग अलग गुणों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। और लास्ट क्या कमी थी कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम के नियम की इन्होंने पालना नहीं की, कि जो भारी था उसको बाद में रखना चाहिए था लेकिन उसको पहले रख दिया, और जो हल्का था उसको बाद में रख दिया। तो इस तरीके से ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। कल पढ़ेंगे बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी, जो सारी कमियां दूर करके लास्ट जो आवर्त सारणी बनाई गई है अभी तक, हालांकि उसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन जो लास्ट बनाई गई है उसको अपने पढ़ेंगे कल से, जो इसका नाम है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है बच्चों। गुड लक, पढ़ते रहो। एक 10th वाले बच्चे जो हैं वो अपने आस पड़ोस के 10th के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। 12th वाले भी अगर ये वीडियो को देखते हैं तो वो भी अपने आसपास के 10th के बच्चों को ये वीडियो शेयर करें। ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।